हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सबके लिए आज मैथ ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 12 का ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 की। एक्सरसाइज 6.2 में एक वीडियो बन चुका है जिसमें आपने क्वेश्चन नंबर 7 तक क्वेश्चन को कवर किया है और आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे। ठीक है, तो आते हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से वीडियो रेगुलर नहीं मिल पा रहा था तो चीज़ें आप थोड़ी सी भूल गए होंगे। हम इस एक्सरसाइज में इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं, वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। हमने बताया आपको कि जो भी एफ डैश एक्स है, जो हमारा डेरिवेटिव है, अवकल गुणांक है, इसकी वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आती है तो ये क्या होता है? निरंतर वर्धमान होता है। ठीक है, और अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी और उसके बराबर आ गई तो सिर्फ वर्धमान। यहां पर क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा और ये क्या होगा? सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आगे बात समझ में? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब निरंतर वर्धमान, सिर्फ वर्धमान। और ये चीजें कंडीशन होती हैं हमारी, अगर लेस देन 0 या फिर लेस देन आर इक्वल 0 है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और ये ओनली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, ये ह्रासमान फलन हो जाएगा अगर 0 से छोटा और 0 के बराबर है, और अगर सिर्फ 0 से छोटा है, बराबर नहीं आ रहा है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन किसी गिवन इंटरवल में कुछ पूरे इंटरवल पर कुछ दूर इंक्रीज हो रहा है और कुछ दूर क्या हो रहा है? सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, यानी किसी इंटरवल में यहां से यहां तक फंक्शन क्या हो रहा है? हमारा इंक्रीज हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। दोनों चीजें अप्लाई हो रही है किसी इंटरवल में, तो वहां पर हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा नॉट डिक्रीजिंग, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग। ना तो फलन हमारा वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जो हमने पहले ही डिटेल में समझा था, यहाँ पर एक बार 2 मिनट के लिए केवल रिवाइज किया हमने कि कैसे अपने फंक्शन को हम इंक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करते हैं। चलिए देखिए, आपकी जो बुक है हिंदी मीडियम वाली, उस बुक में काफ़ी मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, कुछ चीज़ें जहाँ पर निरंतर वर्धमान होना चाहिए वहाँ पर सिर्फ वर्धमान की लैंग्वेज लिखी गई है। ठीक है, ये मिस प्रिंटिंग है, तो इसको हम आपको बताते रहेंगे, चीज़ों को आप सही करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यक्स के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए y इज इक्वल टू दे रखा है। क्या दे रखा भाई? x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है। किस पर होल स्क्वायर है? पूरे पर होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर से चेक कर लो, पूरे पे ही है ना। हाँ, कह रहे हैं एक वर्धमान फलन है। ठीक है, ये क्वेश्चन एकदम ठीक है, ये वर्धमान फलन के लिए पूछ रहा है, निरंतर वर्धमान नहीं। कैसा? सिर्फ वर्धमान फलन। तो अगर ये वर्धमान फलन है तो निश्चित रूप से इसका जो डेरिवेटिव होगा dy/dx निकलेगा, वो क्या आना चाहिए? इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होना चाहिए। तो लेट स्टार्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं? x के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें? इसे चाहे fx बना लो या dy/dx से लिख लो, इज इक्वल टू, देख रहे हैं यहां पर क्या है? यहां पे पूरे मैटर का होल स्क्वायर है, तो हमें इस पूरे अंदर वाले मैटर को हम मानेंगे क्या? हम सिर्फ x है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x, तो 2 आगे आ गया और उसके बाद ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया, x इंटू कितना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर इसको x से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, नहीं तो देखो अभी गुणा का नियम लगाना पड़ जाएगा जब पूरा अवकलन करोगे। तो क्या हो जाएगा? ये x स्क्वायर माइनस कितना? 2x। बात समझ में आई? बोलो, हमने क्या कर लिया भाई? गुणा कर लिया ना, नहीं तो मैं यहाँ पे भी गुणा का नियम लगाना पड़ता अवकलन करने के लिए, है ना। तो x स्क्वायर माइनस कितना? 2x। अब इसका पुनः अवकलन होगा, तो इसका पुनः अवकलन क्या होगा भाई? x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2x का कितना हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? फिर से 2 बाहर है, x स्क्वायर माइनस 2x में हम देखो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं? x कॉमन ले सकते हैं, और यहां पे क्या बचेगा? ये x माइनस 2 बचेगा।
यहां से फिर से 2 कॉमन ले सकते हो और यहां पे क्या बचेगा, x माइनस 1 आएगा। फिर से इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 दुनाई 4x ब्रैकेट में x माइनस 2 और x माइनस 1 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारी, dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव आ गया हमारा। क्या ये डेरिवेटिव 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी है, यही चेक करना है ना। तो देखो यहां पर ये तो जैसे पूरा देखो कितने टर्म है इसमें, एक टर्म है ना, गुणनखंड हो गया ना, जैसे आप द्विघात समीकरण का गुणनखंड करते थे। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो वहां पर dy बाई डी एक्स को 0 मान करके आप x की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। ये आदि 4x कामा x माइनस 2 x माइनस 1 बराबर क्या मान लेते हैं हम, 0, ठीक है। इसको खुद से मान लेते हैं कि x के देखो, या फिर जनरली देखो आप करोगे कैसा, x माइनस 2 है, x माइनस 1 है, यहां पर देखो x की क्या ऐसी वैल्यू रखोगे कि 0 हो जाए, 2 रखोगे ना। यहां पर देखो x की वैल्यू अगर 2 रख दी तो ये पूरा मैटर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 रख दी तो पूरा मैटर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रख दी तो पूरा मैटर 0 हो जाएगा। यानी x की 3 वैल्यू आई, क्या क्या, 0 2 1, 0 1 2। ये ऐसी वैल्यू है x की जो हमारे इस पूरे dy बाई डी एक्स को क्या कर सकती हैं, 0 कर सकती हैं। तो इन्हीं पर तो इंटरवल फाइंड करेंगे हम ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 0 कामा 1 कामा 2, 3 वैल्यू आ जाएंगी ना भाई। एक बार 4x को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर 0, x माइनस 2 को 0 के बराबर करोगे तो x इज इक्वल टू 2, x माइनस 1 को 0 के बराबर करोगे तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तीनों को देखो हमने डायरेक्टली लिख दिया है। अब देखो यहां पर एक रियल नंबर लाइन ले लो, माइनस इन्फिनेटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, प्लस इन्फिनेटिव, ठीक है। इस पर तीनों पॉइंट को दिखाओ, 0 1 और 2 पर, ठीक है। तो कितने इंटरवल मिले हमें, देखो अंतराल क्या, माइनस इन्फिनेटिव टू 0, फिर क्या है 0 टू 1 है, फिर क्या है 1 टू 2 है, और फिर क्या है 2 टू इन्फिनेटिव है, ठीक है। ये क्या है, हमारे अंतराल हैं। 4 अंतराल प्राप्त होते हैं यहां से। हमें क्वेश्चन में पूछा गया था यक्ष के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए हमारा ये फलन क्या है, एक वर्धमान फलन है। तो यक्ष के मान क्या है, यक्ष के तो यही मान है, लेकिन देखो जो कोई फलन वर्धमान होगा वो यक्ष के किसी मान के लिए नहीं होता, वो एक अंतराल के लिए होता है, ठीक है। और ये सब कुछ क्या है, एक्स के मान ही तो हैं। इनमें से देखते हैं हमारा फलन किस किस पर वर्धमान होगा, बताइए। देखिए एक एक अंतराल को चेक करते रहो, माइनस इन्फिनिटी प्लस 0 से, तो 0 के अगर इस साइड आते हैं तो हमारी क्या मिलेगी, निगेटिव नंबर मिलेगी, सभी निगेटिव रियल नंबर मिलेंगी। और कोई भी निगेटिव रखने पर सोचो इसका क्या हाल होगा, एक्स यहां पर रख दोगे, निगेटिव अगर रखोगे तो ये निगेटिव बनेगा, यहां पर निगेटिव रखोगे तो ये दोनों निगेटिव है, ज्वाइन होकर निगेटिव ही बनाएगा। ध्यान से देखते रहना, ये निगेटिव हुआ, ये निगेटिव हो जाएगा। ऐसी वैल्यू कोई भी निगेटिव रखो, मान लो आपने रख दिया -2, तो -2 और -1 क्या हो जाएंगे, -3 हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये भी निगेटिव आने वाला है। और जब इन तीनों निगेटिव का आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव एंड अगेन पॉजिटिव एंड निगेटिव निगेटिव। तो टोटल क्या मिल गया आपको, निगेटिव मिल गया इस इंटरवल में, देख रहे हो ना, बात समझ रहे हो। अब देखो यहां पर ध्यान देना, इसमें मिल गया निगेटिव, हमने यहां पर ये स्मॉल ब्रैकेट यूज किया है, इसका मतलब हम ओपन इंटरवल की बात कर रहे हैं यहां पर। लेकिन चीजें क्या है हमारी, क्लोज इंटरवल में चाहिए हमें। क्यों क्लोज इंटरवल में चाहिए, क्यों, क्योंकि ओपन इंटरवल की अगर बात करते हैं हम 0,1 को अगर ओपन इंटरवल से इंडिकेट करते हैं, इसका मतलब होता है 0 और 1 को छोड़ करके इसके बीच में जितनी वैल्यू है उन वैल्यू के लिए चेक करना है आपको। और अगर हम 0,1 को एज अ क्लोज इंटरवल इंडिकेट करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है कि 0 से 1 के बीच में जितनी वैल्यू है उन पर भी चेक करना है, और इस साथ साथ जो एंड पॉइंट है ये 0 और 1, 0 पर भी चेक करना है, 1 पर भी चेक करना है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो जब हम माइनस इन्फिनेटिव का, पहले देखो स्मॉल ब्रैकेट पे ले लो, पहले फलन वर्धमान है या ह्रासमान है इस चीज को लिख लो, ठीक है। 1 मिनट भाई, लाइट आ गई है, लो भाई चली भी गई। चलो ये बातें समझ में आई आपके। तो यहां पर आप चूंकि फलन हमें कैसा करना है, सिर्फ वर्धमान करना है, फिर आ गई क्या है?
चलिए आइए देखते हैं। तो इस बात को समझ गए हैं आप ना कि यहाँ पर हमें वर्धमान फलन के लिए देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो इन्फिनिटिव तो हम क्लोज लगा नहीं सकते, यहाँ पर तो लगा सकते हैं, और हर जगह हम क्या यूज़ कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है ना। अब बताइए इस अंतराल पर फलन क्या हुआ हमारा, ह्रासमान होगा ना। क्या है फलन हमारा, ह्रासमान है। ठीक है, इस अंतराल पर क्या होगा, 0,1 पर तो अभी चेक नहीं किया। अब देखो 0,1 का मतलब क्या हो गया, 0,1 का मतलब हो गया 0 से बड़ी वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, कैसी वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू। भाई 0 से बड़े का मतलब क्या, पॉजिटिव वैल्यू। तो यहां पर देखो x 3 जगह है और तीनों जगह अगर इसकी कोई पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, अब ध्यान से समझना, अगर 4x के पास x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां पर कोई धनात्मक मान रखोगे तो वो पॉजिटिव नहीं होगा, ऐसा समझना। धनात्मक मान रखोगे लेकिन अगर 2 से बड़ा रखोगे तब ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि x -2 है ना। हम धनात्मक मान चलो 1 रख देते हैं, प्लस का 1 रख देते हैं, तो 1 - 2 क्या आएगा, -1 आ जाएगा। 2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा। 3 रखेंगे यानी 2 से ज्यादा जब रखेंगे तब ये धनात्मक होगा। और 0 से 1 के बीच में हमें क्या मिलेगा, 1 से छोटी वैल्यू मिलेगी या 1 भी मिल सकता है। तो इसमें कोई भी वैल्यू रखोगे ये चीज क्या होगी आपकी, निगेटिव होगी, समझ गए। और 0 से 1 के बीच में 1 रख दोगे तो 0 हो जाएगा, और 1 से छोटा रखोगे यानी 0.5, 0.9 समथिंग ऐसा कुछ भी रखोगे तो ये भी क्या मिलेगा आपको, निगेटिव ही मिलेगा। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव पॉजिटिव, बात समझ में आ गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा फलन, वर्धमान फलन हो जाएगा। 0 से 1 के लिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 पर 0 हो जाएगा, 1 पर भी 0 हो जाएगा, फंक्शन 0 भी हो जाएगा, यानी dy/dx की वैल्यू 0 भी आएगी और 0 से बड़ी भी आएगी। तो इस पर क्या होगा, ये हमारा फलन वर्धमान होगा। और 1,2 पर देख लो, 1 से 2 के बीच में 1 से बड़ी वैल्यू, तो 1 से बड़ी वैल्यू रखोगे तब भी ये देखो निगेटिव रहेगा, ये देखो पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि 1 से 2 के बीच में हम पॉजिटिव चीजें रख रहे हैं। और 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर रखोगे आप, ठीक है, यानी कुल मिला के 2 से छोटा ही रखोगे ना, अभी 2 रखने पर तो 0 हो रहा है, तो 2 से छोटा रखोगे तब भी ये क्या होगा, निगेटिव होगा। और यहां पर अगर 1 से बड़ी और 2 के बीच में रखोगे कोई भी वैल्यू तो ये क्या मिल जाएगा आपको, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ रहे हो। हमारे पास क्या है, 4x x - 2 x - 1 आया है। हम इस इंटरवल की बात कर रहे हैं। 1 से 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू मान लो, 1.5 मान लो, ठीक है, होगा ना। तो देखो यहां पर 1.5 रखोगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहां पर जब 1.5 - 2 करोगे तो ये क्या होगा बताओ। अब 1.5 में से 2 घटा रहे हैं, कम में से ज्यादा वाली चीज घटा रहे हैं तो निगेटिव में आएगा ना। और यहां पर जब 1.5 रखोगे तो 1.5 में से 1 घटाओगे, ये तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव 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 एंड पॉजिटिव एंड निगेटिव निगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ह्रासमान फलन हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से इन्फिनिटी में देख लो, जब वैल्यू 2 से बड़ी रख दोगे तो 2 से बड़ी रखते यहां भी पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। ठीक है, तो भाई इसने क्वेश्चन में पूछा था x के किन मानों के लिए वर्धमान फलन है ये, तो वर्धमान किस किस पर है बता दो। अब 0,1 पर और 2,∞ पर। ठीक है, 0,1 और 2,∞ पर हमारा फंक्शन क्या है, अतः अंतराल क्लोज इंटरवल लेगा तथा 2,∞ पर कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा सकते हम। ठीक है, ओपन ही लगाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटिव की वैल्यू हम पुट ही नहीं करेंगे कहीं पर। ठीक है, इन्फिनिटिव की क्या वैल्यू पुट करना है, आ रही बात समझ में। तथा इतने पर फलन y एक वर्धमान फलन है, एक वर्धमान फलन है।
अच्छा यहीं पर अगर इसने पूछा होता सिद्ध कीजिए कि यही चीज एकदम सेम चीज होती, बस इसने यूज किया होता निरंतर वर्धमान है, तो हम सब कुछ ऐसा ही करते, बस हर जगह ओपन इंटरवल लेते और आंसर में भी दोनों को ओपन इंटरवल में अपना देते। ये अंतराल 0,1 ओपन इंटरवल में तथा ये भी ओपन इंटरवल पर फलन y एक निरंतर वर्धमान फलन है। बात समझ में आ गई? उम्मीद है चीजें आप बढ़िया से समझ में आई होगी आपके। तो इस चीज को नोट कर लीजिए और ये आपका रफ वर्क होता है माइनस चेक करना। आप वास्तविक संख्या रेखा बना सकते हो, ठीक है। वास्तविक संख्या रेखा बनाने के बाद जो जो इंटरवल मिले उनको लिख लो, उनके सामने वो ह्रासमान है या वर्धमान है ये चीजें भी डिनोट कर दो आप, उसके बाद फाइनल अपना आंसर दो, ठीक है, अथा करके। क्लियर हो गई? तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है, इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है। सिद्ध कीजिए अंतराल क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है, 0,π/2। क्या है? 0,π/2। 0,π/2 में क्या है हमारा ये फलन 4 sin थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा का एक वर्धमान फलन है। यहाँ पे भी वर्धमान की बात कही गई है, निरंतर वर्धमान की बात नहीं कही गई है। दोनों सेम प्रोसेस से सॉल्व होते हैं। फाइनल आंसर देते समय इंटरवल्स पर ध्यान रखना होता है बस, ठीक है। तो क्या करना है भाई, अगर ये एक वर्धमान फलन है तो इसका dy/dx ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। दैट्स ओके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, चलो dy/dx निकाल लो। इसका क्या हो जाएगा भाई? यहां पर देखो, पहले तो दो पद है, प्रथम फलन का अवकलन माइनस दूसरे फलन का अवकलन। प्रथम फलन का अवकलन करते समय हमें भाग वाला नियम लगाना होगा। आगे चीजें ना अवकलन आप कर चुके हो, तो हर को छोड़ा, ठीक है। किसका अवकलन? अंश का अवकलन। 4 sin थीटा का अवकलन क्या होगा? 4 बार हो जाएगा, sin थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस हर को छोड़ दिया था ना, अंश का अवकलन किया, इस बार अंश को छोड़ देना है, 4 को ले गई, चलो चलो ठीक है। 4 sin थीटा, अंश को छोड़ दिया हमने, किसका अवकलन करेंगे? हर का, 2 प्लस cos थीटा, तो 2 का हो जाएगा 0, cos थीटा का हो जाएगा माइनस sin थीटा, ठीक है। पूरे का बटे क्या? हर का वर्ग, हर का वर्ग 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अभी हमने क्या किया? पहले वाले पद का अवकलन किया, माइनस थीटा है। अच्छा सॉरी, ये dy/dx ना लिख करके, चूंकि हमारा फलन क्या है? थीटा के रूप में है ना, तो थीटा राशिफल फलित है, तो इसको dy/dθ निकालना होगा। तो थीटा का थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। भाई हमारा फंक्शन किस में है? किस चर राशि में है? थीटा के रूप में है ना, तो थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी क्या लिख दिया यार, थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 होगा ना,
थीटा लिख दे रहे हैं बार बार, 1 होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। चलो देखते हैं क्या करना है इसमें। अब मल्टीप्लाई करा देना, और क्या करना है। तो 4 कॉस थीटा का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा ये 8 कॉस थीटा। 4 कॉस थीटा का कॉस थीटा के साथ होगा तो क्या हो जाएगा ये प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा का माइनस साइन थीटा के साथ होगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और याद रखो, इसका -1 के साथ भी करना है, 1 अपान करके 1 अपान 1 करके एलसीएम लेकर, या फिर डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ माइनस सब कुछ करना। तो माइनस यहाँ पे लगाया, और ये क्या हो जाएगा आपका 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस 2ab, तो 2 दूनी 4 कॉस थीटा। ठीक है, बढ़ेगी कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई आपकी। ठीक है भाई, इसका मल्टीप्लाई से करेंगे ना इसके साथ, और माइनस लगा के जो ये पूरा मैटर लिखा गया था, तो माइनस लगा दिया हमने, उसके बाद इसको लिख दिया, 1 से करेंगे तो ये पूरा होल स्क्वायर ही रहेगा, साथ ही साथ इसी लाइन में इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 4 कॉमन ले लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, जिसकी वैल्यू 1 होती है। बटे में क्या है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 कॉस थीटा। ठीक है, प्लस कितना 4 कॉमन लोगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ 4 आ गया। समझ में आया, इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, क्योंकि 4 कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। माइनस कितना, ब्रैकेट ओपन कर दो, -4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा, 4 कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा घटा दोगे कितना बचेगा बताओ। 8 कॉस थीटा में से 4 कॉस थीटा गए, कितना जाएगा भाई 4 कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 4 कॉस थीटा माइनस कितना, क्या बचा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बटे कितना 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और क्या कर सकते हो, कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो, कॉस थीटा कॉमन हो गया, क्या आएगा यहाँ पर 4 माइनस कॉस थीटा अपान 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझो यहाँ के बाद। अब कहना थे आपने पहले क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने पूरे को 0 करके थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली थी, लेकिन देखो यहाँ पर हम पूरे को 0 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमारी बर्थडे के रूप में भी आई हैं। ठीक है, अगर इस पूरे को 0 कर लोगे तो नीचे वाला मैटर तो उठा के पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, एक बार कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा, 4 माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, फिर सोचना है कुछ देर। ठीक है, देखो कैसे, हर स्टेप की अलग अलग टेक्निक होती है। यहाँ पे 0 to π/2 है, चीजें हमारी क्या है कॉस थीटा के रूप में आई हैं। तो कॉस थीटा को पहले भली बात समझिए कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 पर कितनी होती है 1 होती है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यहाँ पर -1 पर -0, यानी कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी +1, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू है
यानी कम से कम इसका मान कितना हो सकता है 1, यानी cos थीटा का मान +1 से -1 के बीच में ही होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा वो +1 हो सकता है, कम से कम -1 हो सकता है, यानी -1 से कम नहीं हो सकता वो। समझ में आ रहा है ना, -1 से कम नहीं, कभी -2 पर हम उसकी कल्पना नहीं करेंगे। तो यहां पर 2 + cos थीटा है, तो cos थीटा का 0 से π/2 के बीच में, 0 से किसके बीच में, π/2 के बीच में, तो 0 क्या है, 0 पर 1 होगा और π/2 पर 0 होगा, यानी पहले चतुर्थांश की बात हो रही है, और पहले चतुर्थांश में cos हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे, 2 के साथ ऐड करोगे, वो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर उसका पॉजिटिव बने रहेगा, यानी हर हमेशा हमें धनात्मक प्राप्त होगा। ठीक है, हर कैसा प्राप्त होगा, हमें हमेशा धनात्मक प्राप्त होगा। अब देखो यहां पर 4 - cos थीटा है। अच्छा, 4 में से हम cos थीटा, 4 में से अगर हम देखो 5 घटाएंगे तभी तो निगेटिव आएगा। जब तक हम यहां पर 4 से छोटी चीज घटाते रहेंगे, हमारा ये ब्रैकेट क्या मिलता रहेगा, हमें पॉजिटिव मिलता रहेगा। और cos थीटा कभी 4 से बड़ा सवाल ही नहीं उठता भाई, तुम 1 से बड़ा नहीं हो सकते, 4 से तो बात ही अलग है ना। तुम्हारा तो 1 और -1 के बीच में ही वैल्यू होती है, समझ गए इस बात को। तो कुल मिला के ये भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, और cos थीटा अकेला है, वो प्रथम चतुर्थांश में हमेशा पॉजिटिव है, सब कुछ क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, फाइनली क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था 0 से π/2 के बीच में ये क्या है, हमारा एक वर्धमान फलन है, बस इतना ही सिद्ध करना है ना। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये किसकी वैल्यू है, dy/dx। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर हमारे पास 3 पद आए हैं, तो यहां पर हम तीनों को डिटेल करेंगे कि अंतराल 0 to π/2 में, ठीक है, cos थीटा, सबसे पहले फलन, पहले पद की बात करो, cos थीटा इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। क्यों आर इक्वल देन 0 लिखा हमने, क्योंकि भाई cos थीटा 0 पर 1 दे देगा, π/2 पर 0 दे देगा, बात समझ में आई, और इनके बीच में हमेशा धनात्मक रहेगा, तो यानी 0 से बड़ा भी रहेगा और 0 के बराबर भी रहेगा, कामा। फिर दूसरा पद क्या है, 4 - cos थीटा, 4 - cos थीटा ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल देन, अच्छा ये तो हमेशा ग्रेटर देन होगा, क्या ये 0 के बराबर हो सकता है, 0 के बराबर तभी होगा जब cos थीटा की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, तो cos थीटा की वैल्यू अगर 4 हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, तो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। और यहां से आप इंप्लाइज दैट कर सकते हो कि cos थीटा को उधर भेज दोगे तो 4 इज ग्रेटर देन cos थीटा, दैट मीन्स इसको अपोजिट डायरेक्शन में लिख दो कि cos थीटा इज लेस देन 4, यानी cos थीटा की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 4 से कम रहेगी। तथा तीसरी कंडीशन 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या रहेगा, 0। यहां पर बराबर भी 0 हो सकता है, ऐसा तो तब पॉसिबल होता जब cos थीटा की कोई आप निगेटिव वैल्यू में -2 रखते, और cos थीटा की वैल्यू कोई -2 पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ गई। चलो, तो कुल मिलाकर अतः अंतराल 0, π/2 में dy/dx ऑलवेज ग्रेटर देन, ठीक है, क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल 0। भाई 0 भी हो सकता है ना, क्योंकि अगर इसने 0 कर दिया cos थीटा, देखो ये दोनों तो 0 नहीं मिल पाए हमें कि भाई ये दोनों 0 के बराबर नहीं होंगे, लेकिन एक तो होगा, ठीक है, और आगे लगाने के लिए यही काफी है भाई। ये 0 अगर हो गया, ये देखो अंश को पूरा 0 करेगा, और 0 का बड़े समथिंग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा ना। बात समझ में आ गई आपके, तो ये वैल्यू 0 से बड़ी और 0 के बराबर दोनों पॉसिबल है, ठीक है। अर्थात फलन y एक वर्धमान फलन है, क्या है, एक वर्धमान फलन है, आंसर। ठीक है, यहां पर इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आप कर सकते हो ब्रैकेट में थोड़ा सा हिंट,
प्रथम चतुर्थांश में, है ना, प्रथम चतुर्थांश में कॉस थीटा हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, चीजें क्लियर हो गई हैं, दिख रहा है बढ़िया, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 इसको खुद लगाइएगा। सिद्ध करना है लघु गुणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी के बीच में निरंतर वर्धमान होता है। लघु गुणकीय फलन का मतलब एफ एक्स बराबर मान लीजिए कितना, log x, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1/x, और इसको चेक करना है 0 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल का मतलब 0 और इन्फिनिटी नहीं रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है। तो 0 से बड़ी वैल्यू रखनी है ना, 0 टू कहाँ रखना है, इन्फिनिटी, मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए 1/x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बोलो भाई, आप कितना भी छोटा रखो, निगेटिव में ना रखो, 0.1 रख दो, बहुत छोटी वैल्यू, ठीक है, लेकिन निगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव है ना, तो उसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी, 1 से डिवाइड करोगे, या बड़ी से बड़ी रख दो, वैल्यू छोटी बड़ी बेशक हो सकती है, लेकिन हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, लिख देंगे अर्थात 0 टू इन्फिनिटी, अंतराल 0 कामा इन्फिनिटी में 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अतः फलन क्या है, निरंतर वर्धमान है। ठीक है, हाँ देखो निरंतर वर्धमान है भाई, इस क्वेश्चन में क्या है, निरंतर वर्धमान है, सिद्ध करना है। अगर आपकी बुक में सिर्फ वर्धमान शब्द का प्रयोग किया गया है तो उसको उसी के पहले आप ऊपर लिख लीजिए निरंतर। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही देख लो भाई, ओपन इंटरवल की बात कही गई है ना, ओपन इंटरवल है ना 0 कामा इन्फिनिटी, तो क्या इसमें हम वर्धमान के लिए चेक कर सकते हैं, क्लोज दिया होता तब तो सोचते हम। ठीक है, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं कि शायद आपकी बुक में चीजें सिर्फ वर्धमान में दी गई हैं। ठीक है, आगे बात समझ में हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है भाई, सिद्ध कीजिए अंतराल -1, में एक फंक्शन दिया गया है f(x², सॉरी f(x) इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं। f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है, x² - x + 1, और इसको चेक करना है अंतराल -1, हाँ -1, इस अंतराल में प्रदत्त फलन ना तो वर्धमान है और ना ही क्या है, ह्रासमान है। ठीक है, ना तो फलन हमारा क्या है, वर्धमान है, ना ही ह्रासमान है। इसका मतलब इस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान भी है और ह्रासमान दोनों है, क्योंकि इसी वजह से अगर कोई फंक्शन हमारा किसी अंतराल पर, कोई भी हमारा वक्र है जो किसी इंटरवल पर किसी इस इंटरवल पर मान लेते हैं, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक आया, तो इस वक्र का जो ग्राफ बना, इस ग्राफ से देखने से लग रहा है कि यहां तक ग्राफ हमारा बढ़ रहा है, यहां पर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो कुछ दूर तक बढ़ा फिर घटा भी है, यानी यहां से यहां तक, अगर इस अंतराल की बात नहीं करते हैं, देखो इस अंतराल से यहां तक, इतने अंतराल पर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है, बट इतने अंतराल पर क्या है, डिक्रीजिंग है। तो अगर पूरा अंतराल यहां से यहां तक की बात करो, बीच वालों को छोड़ के, पूरे अंतराल इसमें यहां से लेकर यहां तक के अंतराल में हमारा फंक्शन क्या है, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। तो भाई क्या करना है, इसका डिफरेंशिएट करो, f' निकालो, कितना हो जाएगा 2x - 1। ठीक है, अब 2x - 1 को क्या कर लो, 0 के बराबर रख लो। ठीक है, f' को 0 के बराबर को शून्य करने पर, शून्य रखने पर, को शून्य, कुछ नहीं लिखना है यार, यहाँ पे यदि करके लिख दो ना, यदि 2x - 1 इज इक्वल टू कितना 0, देन 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब क्या आ गया, 1/2 तो -1 और 1 के बीच में है, आधा है, 0.5 है ना ये,
इसका मतलब एक अगर यहाँ पर हम एक वास्तविक संख्या रेखा देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका -1 है, यहाँ पर इसका +1 है, और ये 1/2 कहाँ आया है, बीच में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखो दो अंतराल मिले, पहला कितना -1 कामा 1/2, उसने ओपन इंटरवल दिया है। हाँ भाई देखो, इस क्वेश्चन की बात अगर करें फलन वर्धमान या निरंतर वर्धमान, तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर वर्धमान और ह्रासमान की बात कही गई है, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। ठीक है, तो एक अंतराल ये मिल गया, दूसरा अंतराल क्या मिल जाएगा आपका 1/2 1 हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी को छोड़ दो, क्योंकि इसी इंटरवल में पूछा था ना, -1 से 1 के बीच में पूछा था, यहां से यहां तक के बीच में पूछा था। देखो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट हो गया, इसके बीच में भी एक अंतराल बन गया कि एक्स की वैल्यू अगर 1/2 रख दोगे तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब देखो इस अंतराल में क्या होगा फलन आपका, -1 से बड़ी वैल्यू कोई रखोगे आप तो क्या रख सकते हो, 0 हो सकती है ना, 0.5 हो सकता है, 0.5 होगा, 0.5 तो खुद ही ये है, तो 1/2 का मतलब ही क्या होता है 0.5। ठीक है, तो ये क्या 0.4 हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप 0 रख के देखो, एक बार 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 -1 मिलेगा। बोलो, वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और 0.4 रखोगे तो 0.4 रख दो, तो 0 का मल्टीप्लाई 0.4 में करोगे कितना हो जाएगा, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा, 2 चौक 8, 0.8 हो जाएगा। ये जब एक में से घटाओगे इसको तो क्या होगा, ये निगेटिव में मिलेगा कि नहीं बताओ, 0.8 में से एक घटाओगे निगेटिव में आएगा। तो क्या हुआ कि इस अंतराल में फलन क्या है हमारा, निरंतर ह्रासमान है। क्या है, निरंतर ह्रासमान है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इसमें चेक करो 1/2 से 1 में तो पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं कोई, तो यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखोगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगी, जैसे 1/2 है, ध्यान से देखना 1/2 है। अच्छा 1/2 का अगर हम इससे बड़ी वैल्यू, जैसे ये 0.5 है तो 0.6 अगर लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 से कराते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 1.2 आ जाएगा, और 1.2 में से जब 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.2, यानी धनात्मक चीज मिलेगी ना, निगेटिव तो नहीं मिलने वाली है ना। तो जब धनात्मक चीजें मिलेंगी तो ये क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। आगे बात समझ में, यहाँ पे लिखेंगे अतः हम देख रहे हैं -1 से 1/2 के बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग है और इसके बीच में इंक्रीजिंग है। तो अगर यहां से यहां तक पूरे की बात करें हम, तो हमारा फंक्शन क्या है, ना तो इंक्रीजिंग फंक्शन है और ना ही डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ गई ना। हमने बीच में एक पॉइंट लिया जिससे हम ये प्रूव कर सकें ये फंक्शन क्या है, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। अतः अंतराल -1, 1 में f(x) ना तो वर्धमान, ठीक है, और ना ही ह्रासमान है। ठीक है, लिख लेना इसको, समझ में आ गया ना। ठीक है, नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन से फलन 0 to π/2 में निरंतर ह्रासमान है। 0 to π/2 का मतलब प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इस सारे क्वेश्चन को आपको खुद लगाना है। पहला है cos x, f(x) इक्वल टू कितना है cos x, f'(x) कितना होगा -sin x होगा। sin x पहले चतुर्थांश में हमेशा पॉजिटिव होगा, सभी पॉजिटिव होते हैं, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो प्रथम चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके पहले क्या लग गया है, नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मिला है टोटल, अर्थात ये क्या है हमारा निरंतर ह्रासमान है, क्योंकि इसमें sin x 0 भी हो सकता है, sin 0 पे 0 है ना। तो इस इंटरवल में क्या है हमारा cos x, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निरंतर ह्रासमान है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि इसमें 4 ऑप्शन थे, चारों में से एक सही था, नहीं, सबको चेक करना है।
कौन कौन से दिया गया है, कौन नहीं पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कौन से फलन 0 to π/2 में निरंतर ह्रासमान है। शब्द पर ध्यान देना, निरंतर ह्रासमान। अगर बुक में ह्रासमान है तो उसको निरंतर ह्रासमान कर लेना, ठीक है। चेक हो जाएगा ऐसा सब कुछ ना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसके सारे क्वेश्चन आप खुद चेक कर लेना। निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में इसके द्वारा प्रदत्त फलन निरंतर ह्रासमान है। 13 में एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ रहा है, एक्स की पावर 100, फिर प्लस साइन एक्स -1। आपको एक ही चीज चेक करनी है, अवकलन कर लेना है, ठीक है। हम आगे सवाल ही नहीं पढ़ते हैं, अवकलन कर लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, 100 की पावर 99 प्लस कॉस एक्स -1 का 0 हो जाएगा। बात समझ में आई। किस किस अंतराल में पूछ रहा है अभी ये देखो, ध्यान से समझना। 0,1 में, π/2 से पाई में, और π/0 से π/2 में। मिनट यार, चलिए देखिए, ये आ गया आपका डेरिवेटिव आ गया। अब आगे बात करते हैं, क्या था, हाँ कई सारे अंतराल दिए गए हैं। क्या क्या है, 0,1 है, और क्या है, ये हम चतुर्थांश नहीं बना रहे हैं, चारों ऑप्शन का ऐसे डिवाइड कर रहे हैं पार्ट में। फिर π/2 पाई है, फिर क्या है 0,π/2 है, फिर क्या है नॉट, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, ये चार ऑप्शन, इन चारों अंतराल में हमें चेक करना है किस किस अंतराल में क्या है, ये निरंतर ह्रासमान है। क्या है क्वेश्चन, निरंतर ह्रासमान, यही सही लैंग्वेज है, निरंतर ह्रासमान। क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलो पहले अंतराल में चेक करो, ए 0,1 के बीच में। तो 0,1 के बीच में कितनी भी छोटी वैल्यू रखोगे धनात्मक रखोगे, एक्स की कोई भी छोटी से छोटी वैल्यू रखोगे उसकी पावर 99 करोगे, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या होगी, हमेशा धनात्मक। यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि अंतराल 0,1 में 100 x to the power 99 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। और इक्वल भी हो सकता है, अगर 0 रख दोगे तो 0 की पावर क्या हो जाएगी, सब कुछ 0 कर देगा, तो और इक्वल भी बन सकता है। तथा cos x की वैल्यू क्या होगी भाई, 0 से 1 के बीच में cos x क्या हमेशा धनात्मक रहेगा, और 0 पर 0 भी बन सकता है, तो इज ग्रेटर और इक्वल देन क्या हो सकता है 0। ये तो था 0,1 में था, और इक्वल नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो समझ में आया, 100x to the power 99 ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 से बड़ी हो जाएगी, और cos x की वैल्यू क्या होगी, ये भी 0 से बड़ी है। अतः कुल मिलाकर इस अंतराल में हमारा फंक्शन क्या है, निरंतर वर्धमान फलन होगा, ठीक है। अतः 0,1 में एफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। बी ऑप्शन चेक करो, π/2 से पाई में, तो π/2 से पाई में। अब देखो π/2 से पाई में cos x के लिए तो चेक कर सकते हो, लेकिन इसके लिए कैसे चेक करोगे, तो π/2 का मीनिंग निकालना होगा। 3.1 4 को किससे डिवाइड कर लो, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना, बोलो इसको काटो कितना कट जाएगा भाई, 2 इक्के 2, 1 बचा 10 हो गया, और 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बचा 2 सते 14, 1.57। कहने का मतलब ये 1.57 से 3.14, ठीक है। हमें जरूरत पड़े तो इन मानों को भी चेक कर लेंगे। समझ में आ रहा है ना, इसको क्यों निकाला हमने π/2 की वैल्यू,
भाई 100x⁻99 में क्या यहाँ पर पाई रखोगे आप, ये π/2 रखोगे, तो कोई संख्यात्मक मान रखना होगा ना। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, 3.14 रख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1.57 से 3.14 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या होगा ये हमेशा, इसकी वैल्यू 99 100 से मल्टीप्लाई पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। तो π/2 टू पाई में 100x⁻99 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे तो यार एक काम करो, बहुत गर्मी लग रही है। ये चारों अंतराल दिए, इसमें चेक करना है बस। तो चलिए देखिए, इसमें 100x⁻99 क्या होगा, इज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो आप बताओ यहाँ पर, अच्छा आप यहाँ पे क्या सोच रहे हो, ये तो नहीं सोच रहे हो कि r इक्वल भी लगाया है फिर भी हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा है, निरंतर इंक्रीजिंग यानी निरंतर वर्धमान लिखा है। भाई ये तो 0 के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये तो नहीं होगा, है ना। हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं 0 to π/2 कर रहे हैं, π/2 थोड़ी ये संख्यात्मक मान है ना, cos 1 हो जाएगा ना वहाँ पर, समझ रहे हो। उसके लिए क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा, लेकिन 0 हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता, 0 नहीं होगा वो, ठीक है। और π/2 से इसके बीच में तो कंफर्म हो गया 0 से बड़ा होगा, तथा cos x आया है, वो क्या होगा भाई, π/2 से π/, के रूप में, मतलब π/2 के 90 से 180 के बीच में, यानी दूसरा कोऑर्डिनेट बन रहा है। दूसरे कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, निगेटिव होता है, इज लेस देन r = 0। इस बार देखो यहाँ पर ये 0 हो सकता है, ये वाला टर्म 0 हो सकता है, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब कुल पूरा f'(x) 0 नहीं हो सकता, बट 0 से क्या है, ये बड़ा है और ये छोटा है। फिर से ध्यान से समझो, ऑप्शन बी था हमारे पास π/2 से π/2 से पाई के बीच में चेक करना था, किसको, f'(x) को। f'(x) हमारा दो पदों में आया है। पहले पद को हमने चेक किया तो ये पता चला भाई कि π/2 का मतलब होता है 1.57 और पाई का मतलब हो गया 3.14। इसके बीच में कोई भी x की वैल्यू रखोगे, उसकी पावर 99 करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी। दूसरे ऑप्शन के लिए ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। cos x π/2 से पाई के बीच में क्या मिलेगा, हमें निगेटिव मिलेगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये निगेटिव होगा और 0 के इक्वल भी होगा। ध्यान से देखना, अब ये कोई चीज धनात्मक है, ये निगेटिव है, तो क्या करोगे आप, प्लस माइनस माइनस, अरे मल्टीप्लाई थोड़ी ना कराना है, ये दोनों अलग अलग पद हैं। और cos x अगर निगेटिव होगा या 0 के बराबर होगा तो cos x कितना निगेटिव हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा -1 ना, और ये 1 से कहीं ज्यादा अधिक वैल्यू आएगी आपकी, 1.57 की पावर 99 करके देख लोगे ना, उससे ज्यादा ही रखनी है, 1.58 रखना है, तो उतने की पावर 99 करके 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा क्या होगा, इसकी वैल्यू कंफर्म है कि मोर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी ना, और उसमें से -1 जो इसकी वैल्यू बता रहे हो कि इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, वो क्या आ जाएगा निगेटिव, बहुत ज्यादा क्या आएगा, -1000 तो आएगा नहीं, -1 आ सकता है मैक्सिमम ना, क्योंकि cos x की वैल्यू +1 से -1 के बीच में रहती है, तो बहुत ज्यादा -1 आ जाएगा, और इसमें से -1 घटाने पर फिर से ये क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी आएगी। कंफर्म हो गया ना, समझ में आ गया। अतः f'(x) क्या होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें भी क्या है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में था निरंतर ह्रासमान चेक करना था, 2 ऑप्शन पे तो नहीं आया, तीसरे पर 0 to π/2 पर, तो 0 से कोई भी वैल्यू आप 1.57, क्योंकि π/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 1.57 हो जाएगा, इसी को हमने इस रूप में भी ले लिया। तो ये आपका धनात्मक या 0, और cos थीटा 0 से π/2 के रूप में धनात्मक मिलेगा, 0 भी मिलेगा, तो ये इसमें क्या होगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। आगे बात समझ में, इसमें निरंतर वर्धमान हो जाएगा, यानी इसमें भी आपका ह्रासमान नहीं आया, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17, 18, 19 बड़े क्वेश्चन है भाई।
14 में क्या बोल रहा है, ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए अंतराल 1, 2 में एफ एक्स इज इक्वल टू इतना प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। अगर भाई ये निरंतर वर्धमान है तो आप इसका अवकलन कर लीजिए, एफ डैश एक्स मिल जाएगा, ठीक है। और एफ डैश एक्स को क्या कर लेना है आपको, 1, π/2 के बीच में चेक करना है। चलो बता देते हैं इसका, फिर मिला कि इस पार्ट में तो खत्म नहीं होगा वीडियो भाई, घर में ये बर्दाश्त नहीं हो रही है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बताएंगे बस। अगर आप लगा पाओगे सारे क्वेश्चन तो लगा लीजिएगा। भाई 19वां बहुविकल्पीय है, 18वां सिद्ध करना आर में दिया गया फलन एक वर्धमान फलन है किसी भी वास्तविक संख्या के सापेक्ष, तो लगाइएगा दिमाग। भाई 3x स्क्वायर 18वां की बात कर रहे हैं हम, 3x स्क्वायर माइनस प्लस 3x माइनस 100 है, तो जब इसका अवकलन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ठीक है। गुणनखंड कर लेना तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनने के बाद x की कोई भी वैल्यू रखोगे, होल स्क्वायर है पॉजिटिव आने वाला है, अतः क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान होगा, r का कोई भी मान रखो, ठीक है। और एक जीरो रख दोगे तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब खाली वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान नहीं होगा, ठीक है। किसी भी r के लिए वर्धमान हो जाएगा। 17वां में भी 17वां लगाना है यार आपको, है ना। बच रहा है आपका 14, 15, 16, 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं। तो पहले चलो 14 पर बात कर लेते हैं, क्या है। आप देख रहे हो कितनी गर्मी हो रही है ना, इस वजह से दिमाग आधा काम नहीं कर रहा है। ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात करना है, कम से कम मान ज्ञात करना है जिसके लिए अंतराल 1, 2 में एफ एक्स इजक्वल टू इतना प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। रुको भाई,
इक्वेशन नंबर 14 है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 है, ठीक है। तो क्या कर लो, इसका एफ डैश एक्स से निकाल लो, कितना हो जाएगा 2x प्लस ए, ठीक है। अब कह रहे हैं किस अंतराल में, 1,2 में, 1,2 में ये क्या है, निरंतर वर्धमान है। निरंतर वर्धमान शब्द का प्रयोग है, हाँ निरंतर वर्धमान है। तो ए का वो न्यूनतम मान क्या होगा, ए का कम से कम मान क्या होगा भाई, वही है ना। तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है हमें। अगर ये वर्धमान फलन है किसमें, 1,2 के बीच में, यानी 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इज ग्रेटर देन 0 आएगी। बात समझ में आ रही है, किसके वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी, 2x प्लस ए की वैल्यू, यानी 2x प्लस ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 किस अंतराल में, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। अगर x का मान 1 से 2 के बीच में कुछ भी रखते हो तो क्या आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो अगर एक ही रख दो आप तो 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, देन ए इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, -2। ए की वैल्यू क्या होगी, -2 से बड़ी होगी। ठीक है, आगे बात समझ में। चलो अब बंद करते हैं, दिमाग नहीं काम कर रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, लगाइएगा, जो नहीं आएगा फिर बताइएगा आप क्या है। 2-3 क्वेश्चन बताएं, एक वीडियो और बन जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।